उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वो कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी। अब बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खिला रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृकल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वो उठकर भाग जाना चाहती, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब कभी कभी आ बैठता। वो मानसिक विकास में 5 साल छोटा था। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। एक हरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहां घूमा करता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वो गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी छोड़े हुए बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों के भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वो निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता क्यों ना इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा ना हुआ। अब क्या करना चाहिए ये उनकी समझ में ना आता था। एक दिन वो इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुरा कर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी। नई बीबी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। कहीं डोल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उनके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती है। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूं, मैं तो शादी करके पछता रहा हूं। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लो, पर उल्टी आटे गले पड़ी। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा शैर तमाशे दिखा दो।
उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोताराम यह सब कुछ कर धर के हार गया। नयनसुख अच्छा, कुछ इत्र तेल, फूल पत्ते, चाट वाट का भी मजा चखाया? तोताराम अजी यह सब कुछ कर चुका, दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका, सब कोरी गप्पे हैं। नयनसुख अच्छा तो मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोताराम फीस क्या लेते हैं? नयनसुख फीस तो सुना है शायद 500 रुपए। तोताराम अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इष्टहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपए बड़ी रकम है। नयनसुख तुम्हारे लिए 500 रुपए कौन बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपए होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपए से कहीं ज्यादा है। तोताराम अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर फिटकड़ी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयनसुख तो फिर रंगीलेपन का स्वैग रचो। ये ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अस्कन हो, चुन्नतदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ। तोन का पिचकना भी जरूरी है, दोहरा कमरबंद बांधो। जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। हिजाब मैं ला दूंगा। 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दिन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवामर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ छोड़ करो, चोर चोर, और तलवार लेकर अकेले पील पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा न हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़े, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवामर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वो समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहां कहां कहते दौड़ो। ज्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर वो तुम्हारा दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वो दूं। तोताराम ने उस वक्त तो यह बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें की कुछ बातें उनके मन में बैठ गईं। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाए। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहां तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वो रोज अपनी जवामर्दी का कोई ना कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा।
जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छेलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता। उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया ही का पात्र है। वो बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती थी कि वो समझ न जाए। वो सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित्त कर रहा है। ये सारा स्वैग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं।